नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी पुलिस और टैट के लिए 43 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आने वाले एचपी पुलिस के एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 121 से हम स्टार्ट करते हैं एचपी जीके से। क्वेश्चन है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एचपी बास हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन देखिए, एमएच बेग, एमआर ठाकुर, केएल मेहता या एनसी मेहता। तो आप बताइए हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा देखिए राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एमएच बेग। पूरा नाम इनका था मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। क्या नाम था इनका? मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग इनका पूरा नाम था। और एनसी मेहता जो थे फ्रेंड्स, एनसी मेहता ये थे फर्स्ट चीफ कमिश्नर। इनके हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त जो थे वो थे एनसी मेहता। और केएल मेहता जो थे, केएल मेहता थे फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी। प्रथम मुख्य सचिव जो थे हिमाचल के वो थे केएल मेहता। और एमआर ठाकुर, एमआर ठाकुर थे डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी नौनी जो कि सोलन में है, इसके प्रथम उपकुलपति थे एमआर ठाकुर। इसके साथ एनसी नंदी जो थे, इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एनसी नंदी कौन थे? एनसी नंदी, एनसी नंदी थे प्रथम विधानसभा सचिव। प्रथम विधानसभा सचिव जो थे वो थे एनसी नंदी। और प्रथम राज्यपाल जो थे हिमाचल के, एस चक्रवर्ती आप जानते होंगे। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? शीला कौल थी। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल शीला कौल। और हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला शेठ। और हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो थे जयवंत राम। और हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? वो थी विद्या स्टोक्स। ऐसे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन देखिए, शिमला, कांगड़ा, सोलन या फिर मंडी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो शिमला जिले की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा देखिए राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो है कांगड़ा जिले की, सबसे अधिक जनसंख्या। और सबसे कम जनसंख्या जो है वो है लाहौल स्पीति की। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगूर पास कनेक्ट्स कांगड़ा विद। सिंगूर दर्रा कांगड़ा को किससे जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सिंगूर दर्रा कांगड़ा को किससे जोड़ता है? ऑप्शन देखिए, मंडी, ऊना, हमीरपुर या भरमौर। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। सिंगूर दर्रा कांगड़ा को किससे जोड़ता है? तो सिंगूर दर्रा कांगड़ा को जोड़ता है भरमौर से। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा। साथ में देखिए कांगड़ा में मकोड़ी जो है ये कांगड़ा जिले में स्थित है। और चोविया दर्रा और साच दर्रा ये चंबा जिले में ये स्थित है। इंपॉर्टेंट, कई बार दर्रों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुल्किला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। मुल्किला या मुकिला भी इसको बोलते हैं, पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति या कुल्लू। बताइए फ्रेंड्स, मुकिला पर्वत चोटी कौन से जिले में स्थित है हिमाचल के? तो मुकिला पर्वत चोटी या मुल्किला पर्वत चोटी ये है लाहौल स्पीति में। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा देखिए राइट आंसर रह जाएगा। अब देखिए लाहौल स्पीति में और कौन कौन सी चोटियाँ हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए। मनीरेंग, गेफांग, गेफांगो, शिगरिला, मुकुर और शिकर बेहू, शालतूदा पार, मुरांगला, लछांगला, श्रृंगला चोटी और हरगरण चोटी। ये चोटियाँ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, आप याद रखिए इनको। साथ में देखिए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी हैं। देखिए साच चोटी, पतालसू चोटी, पिन पार्वती चोटी, इंद्र किला, श्रीखंड, क्षितिधार, उसके बाद देखिए उमाशिला, प्रांगला, मेवा कादिनी, सेलांग, दियो टिब्बा और इंद्रासन और डिब्बी बोकरी। ये जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित हैं। अब देखिए चंबा की बात कर लेते हैं। चंबा में देखिए नरसिंह टिब्बा, गौरी देवी टिब्बा, तमसार चोटी, कैलाश और पीर पंजाल, ये चोटियाँ जो हैं ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। किन्नौर में देखिए कौन कौन सी चोटियाँ। देखिए किन्नर कैलाश, शिपकी चोटी, लियो पार्जिल और शिला चोटी, ये किन्नौर में है। शिला चोटी जो कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो है 7025 मीटर। सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल की शिला चोटी, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच रिवर फॉर्म्स द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कांगड़ा एंड कुल्लू। कौन सी नदी विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटियों का निर्माण करती है? ऑप्शन देखिए, यमुना, सतलुज, चेनाब या ब्यास। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कौन सी नदी विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटियों का निर्माण करती है? तो वो वाली नदी है ब्यास नदी। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर है। फ्रेंड्स, नदियों से संबंधित वीडियो का लिंक जो है मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप उस बटन पर क्लिक करके नदियों से संबंधित सभी क्वेश्चन की वीडियो जो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। सुकेती जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, सिरमौर, शिमला, सोलन या बिलासपुर। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। सुकेती जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सुकेती जीवाश्म उद्यान ये स्थित है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। सुकेती जीवाश्म उद्यान या इसे शिवालिक जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन शिवालिक के नाम से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपने पजल नहीं होना है। सुकेती जीवाश्म या शिवालिक जीवाश्म उद्यान सिरमौर जिले में स्थित है। और एक सुकेत सत्याग्रह के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, सुकेत सत्याग्रह। तो आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था और किसने इसका नेतृत्व किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुकेत सत्याग्रह के बारे में। कब ये सत्याग्रह हुआ था और किसने इसका नेतृत्व किया था? इसी के साथ देखिए नेशनल पार्क के बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस में कर लेते हैं। नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में जो कुल नेशनल पार्क हैं वो कितने हैं? वो हैं 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसमें कि देखिए 3 नेशनल पार्क जो हैं वो अकेले कुल्लू में 3 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं देखिए, कुल्लू में देखिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में है, और यह नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। उसके बाद देखिए खीर गंगा और इंद्रकीला, ये नेशनल पार्क जो हैं ये कुल्लू में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और इंद्रकीला नेशनल पार्क, तीनों ही नेशनल पार्क जो हैं ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। आगे पिन वैली नेशनल पार्क जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क जो है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और यह क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा नेशनल पार्क है सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब देखिए नेशनल पार्क के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। देखिए 5 नेशनल पार्क हैं HP में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुनिहार डोमिनियन वाज फाउंडेड बाय। कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कुनिहार रियासत की स्थापना, ऑप्शन देखिए अजय देव, अजय चंद, अवोज देव या बीरचंद। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की? तो कुनिहार रियासत की स्थापना की थी अबोज देव ने। किसने? अबोज देव। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा, अबोज देव। और इसकी राजधानी जो थी वो थी हाटकोटी। कुनिहार रियासत की राजधानी जो थी हाटकोटी थी, और अंतिम शासक जो थे इसके वो थे राय हरदेव सिंह। कई बार अंतिम शासक के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और राजधानी के बारे में, तो आपने याद रखना है कुनिहार रियासत की राजधानी हाटकोटी और अंतिम शासक राय हरदेव सिंह, और स्थापना किसने की थी? अबोज देव ने, अबोज देव। साथ में बीरचंद जो है, बीरचंद, इन्होंने महलोग रियासत की स्थापना की थी। किसकी? महलोग रियासत, इसकी स्थापना की थी बीरचंद ने, और इसकी राजधानी थी कोटगारसी। क्या राजधानी थी? कोटगारसी राजधानी थी महलोग रियासत की, और अंतिम शासक जो थे वो थे नरेंद्र चंद। महलोग रियासत, स्थापना बीरचंद, राजधानी कोटगारसी और अंतिम शासक नरेंद्र चंद। इसके साथ देखिए अजय चंद जो थे, अजय चंद यहाँ पर नाम दिए गए। अजय चंद ने नालागढ़ राज्य या हंडूर, जिसका नालागढ़ का पुराना नाम था हंडूर, तो नालागढ़ राज्य या हंडूर की स्थापना की थी अजय चंद ने। किसने की थी? अजय चंद ने। राजधानी इसकी नालागढ़ ही थी, और अंतिम शासक जो थे नालागढ़ राज्य के वो थे सुरेंद्र सिंह। आपने इसको भी याद रखना। देखिए अजय चंद, नालागढ़ राज्य की स्थापना अजय चंद, राजधानी नालागढ़ और अंतिम शासक सुरेंद्र सिंह। साथ में देखिए अजय देव, अजय देव ने भागल रियासत की स्थापना की थी। किसकी? भागल रियासत की स्थापना की थी अजय देव ने, और राजधानी इसकी थी अर्की, और अंतिम शासक थे राजेंद्र सिंह। याद रखें आप इसको। भागल रियासत की स्थापना की अजय देव ने, राजधानी इसकी अर्की, और अंतिम शासक राजेंद्र सिंह। अब रियासतों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए, देखिए शेयर जरूर करें आप इसका आंसर प्लीज़। बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेटी ऑफ सुगौली वाज साइंड इन 1815 बिटवीन द ब्रिटिश एंड। 1815 में ब्रिटिश और डैश के मध्य सिगौली संधि हस्ताक्षरित हुई थी। देखिए सिगौली संधि, एक क्वेश्चन तो यहीं से निकला है। सिगौली संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। ये ब्रिटिश और किसके मध्य में हुई थी? तो ये हुई थी अमर सिंह थापा के मध्य में।
किसके मध्य में? अमर सिंह थापा के मध्य में हुई थी। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा। और ब्रिटिश कमांडर कौन था जिसके बीच में ये संधि हुई थी? ब्रिटिश कमांडर और गोरखा कमांडर। तो ब्रिटिश कमांडर जो था वो था ऑक्टर लोनी। क्या नाम था उसका? ऑक्टर लोनी ब्रिटिश कमांडर। और गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के बीच में सुगौली संधि हुई थी 1815 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी स्टेड एट विच प्लेस इन शिमला ऑन हिज फर्स्ट विजिट? महात्मा गांधी अपनी प्रथम यात्रा में शिमला में किस स्थान पर रुके थे? महात्मा गांधी जी ने अपनी प्रथम यात्रा की थी शिमला में, तो वे उसमें कौन से स्थान में रुके थे? ऑप्शन देखिए, वाइसरीगल लॉज, शांति कुटीर, पीटर हॉफ, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए राइट आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी अपनी प्रथम यात्रा में शिमला में किस स्थान पर रुके थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें शांति कुटीर। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा, शांति कुटीर में वे रुके थे। देखिए फ्रेंड्स डिटेल में, महात्मा गांधी 10 बार शिमला आए थे। कितनी बार? 10 बार शिमला आए थे। और पहली बार वे शिमला आए थे 12 मई 1921 को। 12 मई 1921 को ये पहली बार शिमला पहुंचे थे और वहाँ वे शांति कुटीर नामक स्थान में ये रुके थे, ठहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट विधानसभा ऑफ एचपी हैड हाउ मेनी मेंबर्स? हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन आपके सामने 32, 34, 36 या 38। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36, 36 सदस्य। हिमाचल प्रदेश प्रथम विधानसभा के जो चुनाव हुए थे पहली बार हुए थे 1951 में। कब हुए थे? 1951 में प्रथम बार विधानसभा चुनाव हुए थे हिमाचल में। और उस समय विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी 36। वर्तमान में कितनी है? 68 है। और प्रथम विधानसभा तब अध्यक्ष बने थे जयवंत राम, और वो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है बिपिन सिंह परमार। जो अभी एट प्रेजेंट जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं बिपिन सिंह परमार। याद रखना आपने, बिपिन सिंह परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फॉर्मर रेजिडेंस ऑफ द वायसराय ऑफ इंडिया? कौन सा भारत के वायसराय का भूतपूर्व आवास था? ऑप्शन देखिए, पीटर हॉफ, वाइसरीगल लॉज, बोथ ए एंड वी, या नन ऑफ दीज। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कौन सा भारत के वायसराय का भूतपूर्व आवास था? तो इसमें थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसमें मे भी सी आंसर यहाँ पर देखिए राइट आंसर का ए एंड वी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्योंकि देखिए वाइसरीगल लॉज से पहले पीटर हॉफ जो था यहाँ पर वायसराय जो थे आकर शिमला आकर ये ठहरते थे। वाइसरीगल लॉज जो था ये बनकर तैयार हुआ था 1888 में। जबकि देखिए 4 अप्रैल 1863 को शिमला आकर जो पहले वायसराय आए थे वो थे अर्ल ऑफ ईगल, जो पहली बार शिमला आकर पीटर हॉफ में ही ठहरे थे। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन में। वाइसरीगल लॉज 1888 में बनकर तैयार हुआ था और इसका डिज़ाइन किसने किया था? हेनरी इरविन ने। किसने? हेनरी इरविन ने इसको डिज़ाइन किया था। और पीटर हॉफ का देखिए, पीटर हॉफ जो था ये पंजाब पुनर्गठन से पहले पीटर हॉफ जो था ये पंजाब का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट रहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन सिल्वर मेडल एट द 30th ओलंपिक गेम्स इन 2012? किसने 2012 में 30वें ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था? ऑप्शन देखिए, विजय कुमार, अजय कुमार, संजय कुमार, या विनय कुमार। बताइए राइट आंसर क्या होगा। किसने 2012 में 30वें ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था? तो ये जीता था विजय कुमार ने। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा विजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, करछम बांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ एचपी? करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर निर्मित हुई है? ऑप्शन देखिए, सतलुज, ब्यास, चिनाब, या रावी। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना ये बनी हुई है सतलुज नदी में। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है ये। अब देखिए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। एक तो करछम बांगटू हो गया, ये किन्नौर में बनी हुई है और इसकी क्षमता जो है 1000 मेगावाट है। 1000 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। साथ में संजय विद्युत परियोजना या भाभा परियोजना भी इसको बोला जाता है। ये पहली भूमिगत परियोजना है जो कि ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है। बसपा नदी, सतलुज की सहायक नदी बसपा पर बनी है, 120 मेगावाट। आगे खा परियोजना ये भी सतलुज नदी पर बनी हुई है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नाथपा झाकड़ी सतलुज नदी पर बनी हुई है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। जांगी थोपन ये भी सतलुज नदी पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। चांगो यांग ये भी सतलुज नदी पर, ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और रुकती परियोजना ये भी सतलुज नदी पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई हैं। तो ये सारी परियोजनाएं जो थी ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई हैं।
लाहौल स्पीति का देख लेते हैं। देखिए लाहौल स्पीति में रोंगटोंग परियोजना जो है, रोंगटोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची परियोजना है, जो कि सबसे ऊंचाई पर ये बनी हुई है। 2.0 मेगावाट इसकी क्षमता है। स्पीति की सहायक नदी रोंगटोंग नाला पर ये बनी हुई है। थिरोट ये बनी हुई है, थिरोट नाला ये चिनाब की सहायक नदी पर बनी हुई है, ये भी लाहौल स्पीति में है। छतरू परियोजना ये चिनाब नदी पर बनी हुई है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। और परियोजना से संबंधित देखिए 2 क्वेश्चन आपके लिए, प्लीज़ शेयर करें जरूर आंसर। देखिए कौन सी परियोजना जो है वो सबसे पुरानी परियोजना है हिमाचल की, और कौन सी नदी पर ये बनी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल की कौन सी परियोजना सबसे पुरानी परियोजना है और कौन सी नदी पर बनी हुई है। साथ में दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुठेर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है कुठेर जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, IEC यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। IEC यूनिवर्सिटी यानी कि इंडिया एजुकेशन सेंटर यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय जो है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन देखिए, कल्लू झंडा, बद्दी, बाथू या इंदौरा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। IEC यूनिवर्सिटी। तो IEC यूनिवर्सिटी इंडिया एजुकेशन सेंटर यूनिवर्सिटी ये बनी हुई है कल्लू झंडा, सोलन में। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हिस्ट्री ऑफ मंडी बुक इज़ रिटन बाय। अ हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन आपके सामने, मनमोहन सिंह, विक्रम कायस्थ, जे हंचीसन, DN मंजूमदार। बताइए राइट आंसर क्या होगा। अ हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक किसने लिखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अ हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक ये लिखी हुई है विक्रम कायस्थ ने। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा, विक्रम कायस्थ। याद रखें आप इस क्वेश्चन को। अ हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक बुक जो है लिखी है विक्रम कायस्थ ने। साथ में देखिए मनमोहन सिंह जो हैं इन्होंने पुस्तक लिखी है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। देखिए ये हिस्ट्री ऑफ मंडी विक्रम कायस्थ और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह। उसके बाद देखिए जे हंचीसन जो है, जे हंचीसन इन्होंने लिखी हुई है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट जे हंचीसन ने। और DN मंजूमदार, देखिए DN मंजूमदार ने पुस्तक लिखी है हिमालयन पॉलीएंड्री। कौन सी पुस्तक है, हिमालयन पॉलीएंड्री, ये लिखी है DN मंजूमदार ने। और 2 पुस्तकें देखिए, पहाड़ी चित्रकला और कंट्री लाइफ, ये दोनों पुस्तकें किस किसने लिखी हुई हैं, प्लीज़ शेयर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला नामक पुस्तक किसने लिखी है और कंट्री लाइफ नामक पुस्तक जो है कि ये किसने लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री सेक्शन 142, विद विच रिलीजन इज़ कैवल्य एसोसिएटेड। कैवल्य किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म या सिखिज़्म। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कैवल्य किस धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड्स कैवल्य संबंधित है जैन धर्म से। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। कैवल्य जैन धर्म में देखिए कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्ति। क्या अर्थ होता है इसका, मोक्ष प्राप्ति। इसी तरह से 3 शब्द हैं, महाविनिशीक्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। ये किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। महाविनिशीक्रमण बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसका अर्थ है गृह त्याग की अवस्था। धर्मचक्र परिवर्तन प्रवर्तन ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसका अर्थ है पहला उपदेश। यानी कि महात्मा बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया था तो उस अवस्था को कहा गया है धर्मचक्र परिवर्तन। और जब महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग, घर त्याग किया था तो उस अवस्था को कहा गया है महाविनिशीक्रमण। और महापरिनिर्वाण, जब महात्मा बुद्ध को मोक्ष प्राप्ति हुई है तब उस अवस्था को कहा गया है महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी डिड अशोका रेन। अशोक का साम्राज्य किस शताब्दी में था। ऑप्शन देखिए, ईसवी पूर्व 2री शताब्दी, ईसा पूर्व 3री शताब्दी, ईसवी पूर्व 2री शताब्दी, ईसवी 2री शताब्दी या ईसवी 3री शताब्दी। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें। अशोक का साम्राज्य किस शताब्दी में था। तो फ्रेंड्स अशोक का साम्राज्य जो था ये था ईसवी पूर्व 3री शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, ईसवी पूर्व 3री शताब्दी, 3rd सेंचुरी BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिगार्डेड एज जिंदा पीर। किसे जिंदा पीर माना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। बताइए राइट आंसर क्या होगा, किसे जिंदा पीर माना जाता था। तो जिंदा पीर माना जाता था औरंगजेब को। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा देखिए ये राइट आंसर होगा। अब देखिए औरंगजेब ने नौरोज़ उत्सव तथा जरोखा दर्शन जो कि किसने शुरू करवाए थे, अकबर ने इनको शुरू करवाया था, नौरोज़ और जरोखा दर्शन। तो औरंगजेब ने क्या किया कि इनको समाप्त कर दिया था। और औरंगजेब ने ही राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर फिर से जजिया कर लगा दिया था। गैर मुस्लिम जनता पर फिर से जजिया कर किसने लगाया था, औरंगजेब ने। और बीबी का मकबरा जिसे कि द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल के नाम से भी जाना जाता है,
बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है। इसे किसने बनवाया था? इसे भी औरंगजेब ने ही बनवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? इसे औरंगजेब ने। और इसे क्या कहा जाता है बीबी के मकबरे को? द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल भी इसे कहा जाता है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आपके लिए, ऑप्शन में से आंसर मिल जाएंगे आपको। देखिए, किन दो मुस्लिम शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? कौन से दो मुस्लिम शासक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है? आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ऑप्शन इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट सीट ऑफ लर्निंग? कौन सा अध्ययन का सबसे प्राचीनतम स्थान है? अध्ययन का सबसे प्राचीनतम स्थान, ऑप्शन नंबर आपके सामने देखिए, उज्जैन, नालंदा, विक्रमशिला या तक्षशिला। देखिए, सबसे प्राचीनतम स्थान जो है वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर है। विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला है, जो कि पहले भारत में था लेकिन अब यह पाकिस्तान में है। तक्षशिला के बाद जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरे नंबर पर। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने। और तक्षशिला और नालंदा के बाद जो पुराना विश्वविद्यालय है वो है विक्रमशिला, तीसरे नंबर पर विक्रमशिला सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये भी बिहार में स्थित है और इसे बनवाया था धर्मपाल ने। किसने बनवाया था इसे? धर्मपाल ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन इन? ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, 1905, 1907, 1909 या 1911। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था ब्रिटिश शासन के दौरान? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने ये बंगाल का विभाजन करवाया था। 1906 में देखिए, इसके बाद 1905 के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने की थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का उदारवाद एवं उग्रवाद के रूप में विभाजन हो गया था। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो ये होता 1907 के सूरत अधिवेशन में। उसके बाद 1911 में देखिए, 1911 को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम को दिल्ली में आगमन हुआ। जॉर्ज पंचम का दिल्ली में आगमन हुआ था 1911 में, और इस दिन ही कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया गया था। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी थी 1911 में, जब उसमें कौन था सम्राट? कौन था ब्रिटेन का? जॉर्ज पंचम था। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किसने और कब की थी? आप बताएंगे इसका आंसर प्लीज़। होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किसने और कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट? भारत के आमुख में सभी शामिल हैं सिवाय इसके। भारत के प्रस्तावना में इसके सिवाय सभी शामिल हैं। ऑप्शन देखिए, वयस्क मताधिकार, पद की समानता, बंधुत्व या न्याय। बताइए राइट आंसर क्या होगा? भारत के आमुख में सभी शामिल हैं इसके बीजा शिवाय। तो भारत के आमुख में वयस्क मताधिकार के अलावा सभी शामिल है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। वयस्क मताधिकार का वर्णन भारत के प्रियम्बल में नहीं है, प्रस्तावना में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स या 35 ईयर्स। बताइए राइट आंसर क्या होगा? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। देखिए फ्रेंड्स, भारत का प्रधानमंत्री और लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए 25 वर्ष। याद रखना आपने, प्रधानमंत्री और लोकसभा सदस्य बनने के लिए। और 30 वर्ष जो है ये राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज अनसक्सेसफुली शाउट टू बी इम्पीच? उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश के महाभियोग का अन्वेषण असफल रहा? ऑप्शन देखिए, न्यायमूर्ति HR खन्ना, न्यायमूर्ति AN ग्रोवर, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह या न्यायमूर्ति रामास्वामी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय के भी कौन से न्यायाधीश थे जिनके ऊपर महाभियोग का अन्वेषण असफल रहा था? तो वो वाले न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति रामास्वामी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म? कौन सी पूंजीवाद की लाक्षणिकता नहीं है? ऑप्शन देखिए, समानता, निजीकरण, एकाधिकार या अधिकतम लाभ।
बताइए राइट आंसर क्या होगा। कौन सी पूंजीवाद की लाक्षणिकता नहीं है? तो इसमें से समानता जो है पूंजीवाद की लाक्षणिकता नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये कैपिटलिज्म की। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा, समानता, इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द न्यू लिबरलाइज्ड इंडस्ट्री पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया? भारत में नई उदारीकरण औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? ऑप्शन देखिए 1989, 1990, 1991 या 1992। बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत में नई उदारीकरण औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में नई उदारीकरण औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी 1991, 1991 में। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम सन इज नोन एज? पृथ्वी सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए इंसोलेशन, सोलर हीट, सोलर रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन। बताइए राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इंसोलेशन, सूर्य तपन। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट विंड? कौन सी स्थिर पवन नहीं है? ऑप्शन देखिए साइक्लोन्स, हरिकेन्स, मॉनसून या वेस्टरलाइज। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी जो स्थिर पवन नहीं है, कांस्टेंट विंड नहीं है? तो इनमें से मॉनसून जो होती है ये कांस्टेंट विंड नहीं होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, मॉनसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन देखिए अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। देखिए डिटेल्स में, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है और इसको छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छिपता हुआ महासागर। हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर, इसकी आकृति जो है ये त्रिभुजाकार है, इस प्रकार की आकृति है त्रिभुजाकार। और जावा गर्त या सुंडा गर्त इसी महासागर में है, जावा गर्त या सुंडा गर्त ट्रेंच। और इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है मेडागास्कर द्वीप। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। और प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसी महासागर में सबसे अधिक गर्त, 32 गर्त इसी महासागर में है और सर्वाधिक द्वीप जो है वो इसी महासागर में पाए जाते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त इसी महासागर में है, जिसकी मतलब गहराई जो है वो है 11 किलोमीटर लगभग। कितनी गहराई है? 11 किलोमीटर गहराई है मरियाना गर्त की, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। अटलांटिक महासागर जो है, अटलांटिक महासागर की आकृति जो है एस आकार की आकृति है। और समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से। किस यंत्र से? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई जो है मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी ऑफ 7 हिल्स इज इन? सिटी ऑफ 7 हिल्स या 7 पहाड़ियों का शहर किस में है, या किसे 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन देखिए न्यूयॉर्क, रोम, सैन फ्रांसिस्को या बेल्जियम। बताइए राइट आंसर क्या होगा। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो अपने 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है रोम को। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। इसके साथ देखिए पश्चिम का बेबीलोन और 7 पहाड़ियों का देश ये कहा जाता है रोम को, ये रोम के उपनाम है। साथ में देखिए न्यूयॉर्क का उपनाम क्या है? अंपायर सिटी, ये न्यूयॉर्क को कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को देखिए, सैन फ्रांसिस्को को इसको कहा जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। क्या इसका उपनाम? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। बेल्जियम कॉकपिट ऑफ यूरोप, ये इसका उपनाम है कॉकपिट ऑफ यूरोप। और भी कुछ उपनाम है जिनके बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। झीलों का देश, झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। आगे फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी किसे कहा जाता है? लहासा तिब्बत को। किसे? लहासा तिब्बत को कहा जाता है फॉरबिडन सिटी। और मोतियों का द्वीप, इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करें। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द घाना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल। बताइए राइट आंसर क्या होगा। घाना पक्षी अभ्यारण्य, घाना बर्ड सेंचुरी कौन से राज्य में स्थित है? तो घाना बर्ड सेंचुरी जो है ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और उत्तर प्रदेश में देखिए दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स नेशनल पार्क से रिलेटेड वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस बटन पर क्लिक करके नेशनल पार्क से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज बेस्ड इन द स्टेट ऑफ?
सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स सरदार सरोवर परियोजना जो है ये है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा। गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर परियोजना, और ये परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर बनी हुई है। इसके साथ देखिए गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, चंद्रशेखर आज़ाद सागर परियोजना ये है मध्य प्रदेश में। और रिहंद परियोजना जो है ये यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में है रिहंद परियोजना। और इडुक्की तथा पल्लीवासल परियोजना, इडुक्की तथा पल्लीवासल परियोजना ये है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया एट। भारत में पेट्रोलियम सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? ऑप्शन देखिए, बॉम्बे हाई, हल्दिया, दिग्बोई या कोयली। बताइए राइट आंसर क्या होगा? भारत में पेट्रोलियम सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? तो भारत में पेट्रोलियम सर्वप्रथम पाया गया दिग्बोई में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, दिग्बोई असम। और दिग्बोई जो है फ्रेंड्स ये भारत की सबसे पुरानी, विश्व तथा भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी जो है ये दिग्बोई असम है। और इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 11 दिसंबर 1901 में इसकी स्थापना हुई थी दिग्बोई, जो कि विश्व तथा भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है। हल्दिया रिफाइनरी जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोयली रिफाइनरी जो है ये गुजरात में स्थित है। और साथ में देखिए जामनगर रिफाइनरी जो है ये प्राइवेट सेक्टर की ये रिफाइनरी है और भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? तो वो है जामनगर रिफाइनरी। जामनगर जो गुजरात में है, तो ये भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की रिफाइनरी है, सबसे बड़ी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। कौन सी पूर्वी तट की बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन देखिए, कलकत्ता, कोचीन, पारादीप या विशाखापट्टनम। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी पूर्वी तट की बंदरगाह नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से कोचीन जो है ये पूर्वी तट की बंदरगाह नहीं है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये पश्चिमी तट की बंदरगाह है कोचीन। देखिए पूर्वी तट की बंदरगाहें कौन कौन सी हैं? कलकत्ता, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन। ये जो है ये पूर्वी तट की बंदरगाहें हैं। देखिए सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाह जो है पूर्वी तट की वो है चेन्नई। चेन्नई जो है मैन मेड बंदरगाह है, जो कि सबसे पुरानी बंदरगाह है पूर्वी तट की। और पश्चिमी तट की बंदरगाहें कौन कौन सी हैं? कोचीन, मैंगलोर, मोरमुगाओ, मुंबई, कांडला, ये पश्चिमी तट की बंदरगाह हैं। और देखिए सबसे पश्चिमी तट की सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो है मुंबई, और सबसे बड़ी बंदरगाह भी मुंबई ही है और प्राकृतिक बंदरगाह भी मुंबई ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम। बीसीजी टीका किससे रक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन देखिए, एम्फाइसेमा, न्यूमोनिया, पोलियो या ट्यूबरोक्लोसिस। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो बीसीजी का टीका ये रक्षा प्रदान करता है ट्यूबरोक्लोसिस से। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लेज़र बीम इज़ ऑलवेज। एक लेज़र बीम में है हमेशा। तो एक लेज़र बीम हमेशा पैरेलल बीम है, एक समांतर बीम है। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा, एक समांतर बीम। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में लेज़र बीम का प्रयोग होता है। एक लेज़र बीम हमेशा एक पैरेलल बीम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज। विनेगर का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन देखिए, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड। बताइए राइट आंसर क्या होगा? विनेगर का मुख्य घटक क्या है? तो विनेगर का मुख्य घटक है एसिटिक एसिड। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा। इसके साथ देखिए विटामिन सी जो है, साइंटिफिक नेम विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि दूध, मक्खन, हरी सब्जियां आदि में पाया जाता है, खट्टी चीज़ों में पाया जाती है। टार्ट्रिक अम्ल जो है, देखिए टार्ट्रिक अम्ल ये पाया जाता है इमली में। किस में पाया जाता है? ये टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है इमली में। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है कर्ड, दही में पाया जाता है। और टमाटर में सिट्रिक एसिड, टमाटो में सिट्रिक एसिड। आगे देखिए इंग्लिश सेक्शन है। देखिए एंटोनिम्स ऑफ फॉरबिडन इज। यहाँ पर फॉरबिडन का एंटोनिम्स पूछा गया है। फॉरबिडन, तो फॉरबिडन का एंटोनिम्स होगा अलाउड। फॉरबिडन होता है मनाही, तो अलाउड इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर इज।
तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? तो इसके लिए वन वर्ड होगा हाइब्रो। डी ऑप्शन देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू हैप्पीनेस कंसिस्ट डैश गिविंग प्लेजर टू अदर। इसमें कौन सी प्रेपोजिशन भरी जाएगी? ट्रू हैप्पीनेस कंसिस्ट डैश गिविंग प्लेजर टू अदर। ऑप्शन नंबर देखिए फॉर, वाई, इन या ऑफ। तो इसमें सही प्रेपोजिशन भरी जाएगी इन। ट्रू हैप्पीनेस कंसिस्ट इन गिविंग प्लेजर टू अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मीनिंग ऑफ द ईडियम अ टॉल ऑर्डर इज। इसका ईडियम्स का मीनिंग क्या होगा? अ टॉल ऑर्डर इज। तो इस ईडियम्स का मीनिंग होगा अ टास्क डिफिकल्ट टू परफॉर्म। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए हिंदी के 4 क्वेश्चन यहाँ पर है। उच्चारण का संधि विच्छेद, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था अभी पिछली ही वीडियो में। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी देखिए उत प्लस चारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सप्तऋषि में समास है। सप्तऋषि में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स सप्तऋषि में समास है द्विगु समास, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। द्विगु समास होता है सप्तऋषि में। आगे पूछा गया है कुकर्म में उपसर्ग कौन सा है? कुकर्म, तो इसमें उपसर्ग है कु उपसर्ग। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पवन का पर्यायवाची। तो पवन का पर्यायवाची क्या होगा इसमें से? केसर, तनय, मेदिनी या समीर। राइट आंसर क्या होगा बताइए? पवन होती है हवा, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा समीर। समीर भी हवा ही होती है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अभी हमने 44 क्वेश्चन जो है एचपी जीके, इंडिया जीके, इंग्लिश और हिंदी के मॉक टेस्ट के रूप में डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आने वाले एग्जाम में। अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।